चलो तो शुरू करेंगे हम अपनी क्लास। तो आप सभी लोग आज हिंदी पढ़ने के लिए आए हैं। किस परीक्षा के लिए? यूपीएसआई और इसके अलावा कोई और परीक्षा? आरओ यारो क्या? तो मेन जो इस समय हम यहाँ पे हमारे जो छात्र आए हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि आप जो मेन परीक्षा है यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल के लिए है, ठीक है। तो देखो, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी कि अभी मेरे सामने क्लास में आने से पहले कुछ देर पहले ही एक छात्र का डाउट बताया मेरे स्टाफ ने। तो उस छात्र ने लिखी हुई थी अपनी समस्या कि मैं यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे इतना नहीं पढ़ना जो आपका सिलेबस देखा है मैंने और क्लासेस देखी हैं। तो इस क्लासेस में आपने जो दिया हुआ है वो पीसीएस लेवल तक का दिया हुआ है और शब्दावली में मैंने जैसे आप लोगों को सेट बना के दिए हैं तो कि लगभग 12, 14, 15 सेट हैं सबके। तो इतना मैं नहीं पढ़ सकता, इतना मैं क्यों पढ़ूं, याद भी नहीं होगा। और केवल मेरे पास हिंदी ही नहीं है, और भी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। तो ये हो सकता है इसी तरह का प्रश्न आप लोगों के मन में भी रहे। अब उसका प्रश्न को सुनने के बाद मैं अभी वही विचार कर रही थी कि जो पहले ही करने से पहले डर गया कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद मैंने देखा कि हो सकता है भाई मेरे से ही गलती हो गई हो या आपकी परीक्षा में पूछा जाता हो बहुत लिटिल सा, एकदम छोटा सा, मैंने ज़्यादा आपको सिलेबस पढ़ा दिया। तो मैं वही फिर से प्रश्नों को देख रही थी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं कि परीक्षक क्या पूछता है। तो प्रश्नों को देखने के बाद पता चलता है परीक्षक तो कुछ भी पूछ सकता है और कुछ भी आपको मतलब सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ये समझा है कि छात्र अक्सर उम्मीद करते हैं टीचर से कि आपकी परीक्षा में जो टॉपिक आ रहा है, अगर उस टॉपिक को हमें पूरा विस्तार से पढ़ना पड़े तो हम विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। हमें ऐसे पढ़ा दिया जाए कि बस हमें समझ में आ जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी मैं आप लोगों को आज समझाऊंगी इसमें, क्योंकि मुझे ये थोड़ी एक बात ये लगी कि आप लोगों को ना ये समझना है। सबसे पहले आप लोग बताएंगे, बैठो, आप लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमको पढ़ना कैसे है ना। मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ा सकती हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक और एक लॉन्ग, या हम कहें एक विस्तार पूर्वक पढ़ना और एक बिल्कुल छोटे तरीके से। तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगी, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि मैम हमें पढ़ना किससे है। तो ऐसा रहता है कि बहुत सारे छात्रों के दिमाग में रहता है कि 14-15 सेट, जैसे मान लो मैं आपको ये शब्दावली दिखाऊं, इस शब्दावली है हमारी, इस शब्दावली में, अच्छा मैं यहाँ फ्रंट पे दिखा लेती हूँ आपको कि शब्दावली में आपका किस तरह से दिया हुआ है जिसके लिए छात्र ने बोला है। तो शब्दावली की हमारी नोटबुक जो होगी वो आपको ये मिलेगी, और ऐसे ही दिखा देती हूँ इसको, आप पूरा फुल स्क्रीन पे करके दिखाती हूँ तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है आजकल इसमें। एक पेज इस तरह से लेके इसमें जब हम चलेंगे, जैसे मान लो आपकी वर्तनी दी है, तो वर्तनी में मैंने जो सेट बनाए हैं वो ऐसे बनाए हैं कि एक दिन, जैसे मान लो आज हमें पढ़ना है तो आज हमको कितने शब्दों को देखना है, तो मैंने सेट 1 कर दिया है ताकि आपको ये आसानी रहे कि आज हम इन्हीं शब्दों को पढ़ेंगे। जब कल आप आएँ तो फिर आपके सामने रहे कि दूसरा सेट आप पढ़ लो, फिर उससे अगले दिन तीसरा सेट पढ़ लो। तो इससे क्या होता है कि आपको ये पता होता है कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ना है और कल उसके बाद आगे कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। अगर हम एक ही जगह रखें, मतलब सारा जैसे बाकी किताबों में रहता है, अगर आप बाकी किताबों की जो शब्दावली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक अ से शुरू करके और ह तक के शब्दों को एक जगह रखा रहता है। अब वहाँ समस्या हमारे सामने होती है कि चाहे वो शब्दावली हो, चाहे पर्यायवाची हो या विलोम शब्द हो या कोई भी, हमें समझ में नहीं आता कहाँ से याद करें। हम अक्सर याद करने जब बैठते हैं तो शुरुआत के 8-10 शब्द याद करते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, फिर कुछ और पढ़ने लगते हैं, फिर दोबारा शुरुआत करते हैं, फिर वही 8-10 याद करते हैं, फिर मतलब हम आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। तो इसका समाधान देने के लिए मैंने आपको इसे सेट में बांटा है।
तो सबसे पहले चीज़ तो मैं बता दूं कि मैंने सेट में बांटते समय भी ये वाली चीज़ ध्यान रखी है कि आपकी परीक्षाओं में जो ज़्यादा रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को पहले रखा है, मतलब उन शब्दों को पहले रखा है, ताकि आप अगर 2 4 5 सेट भी याद करें तो भी आपको परीक्षा में मिल जाए। अब जैसे इसकी बात करेंगे, इसमें हमारे 15 सेट हैं, ठीक है। अब 15 सेट में यहाँ पे कितने शब्द होंगे हमारे? इस 15 सेट में मुझे लगता है कि अगर मान लो हम कि इसमें 400 शब्द भी हैं, तो इन 400 शब्द में से ऐसे होंगे लगभग 200 शब्द तो ऐसे होंगे जो आपको आते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं। 200 शब्द ऐसे होंगे जो आपको नए मिलेंगे। वैसे इसमें 200 तो होंगे ही नहीं, उतना तो है ही नहीं। 15 में शायद मेरे ख्याल से शायद 20 के शब्द के करीब हैं। तो अब ये अगर आप इस संख्या को देख रहे हैं कि 15 तक दिया है, हाय ऐसे कैसे याद होगा, इतना लंबा हो गया, तो आप ये भूल जाओ कि अगर मैं ये 15 हटा के और इनको और छोटा छोटा करके 2 ही पेज में रख दूं तो आपके दिमाग में आ जाएगा बस 2 ही पेज हैं। और यहाँ मैंने 15 टुकड़ों में तोड़ दिया तो आपको लग रहा है 15 कितनी बड़ी संख्या है। अभी इसी तरह से आपके जो पर्यायवाची दिए हैं आगे, इन पर्यायवाची को भी मैंने इसी तरह से सेट में बांटा है, किए हैं। अब ये देखो कि अब यहाँ पे भी कई बार छात्र डर जाते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे समुद्र का पर्यायवाची दिया हुआ है, या इसमें जैसे चंद्रमा का पर्यायवाची दिया है, तो कई सारे शब्द हो जाते हैं इतने। आधे छात्र ये देख के डर जाते हैं कि इतने सारे कैसे याद होंगे। अब इसमें आधे से ज़्यादा शब्द तो ऐसे हैं जिसे आप 1-2 शब्द की मदद से याद कर लेते हैं। जैसे हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के कुछ शब्द ऐसे हैं जो रात के पर्यायवाची से याद हो जाते हैं, और आपकी परीक्षा में वो वैसे ही प्रश्न करेगा, वैसे ही रखेगा जो किसी दूसरे की मदद से होता है। अब अगर आप ये सोचें कि मैम बचपन से लेके आज तक तो हमने 3-4 शब्द ही पढ़े थे और अब आप हमको 10-10 20-20 शब्द बता रही हैं, तो देखो ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप कंपटीशन की दुनिया में हो। अब जैसे उन छात्र ने ये वाली बात कही कि मेरा बहुत छोटा सा एग्ज़ाम है एक यूपी कांस्टेबल का, और उसके लिए मुझे पीसीएस के लेवल का नहीं पढ़ना, तो मैं आप लोगों को सभी को एक जानकारी ये दे देती हूँ कि आपके दिमाग में ये वाली गलतफहमी जो होती है ना कि मेरा तो एक छोटा सा एग्ज़ाम है, छोटा सा एग्ज़ाम नहीं है। अगर आईएएस या पीसीएस की जो तैयारी कर रहा है, अगर उस बंदे को आपके कांस्टेबल वाले परीक्षा को अगर दे दिया जाए ना करने को, तो मैं कह सकती हूँ कि वो उसे नहीं कर पाएगा। आप कहेंगे मैम आपने इतनी स्तर से कैसे, तो दोनों परीक्षाओं में अंतर है। नीचे वाली परीक्षा जो है वो पूरी तरह से फैक्ट पर आधारित है, उसमें आपको रट्टू तोता बनना पड़ता है, रटना पड़ता है, और ऊपर वाली जो परीक्षा है वो समझने वाली है। जो ऊपर अगर हम ए लेवल की या बी लेवल वाली परीक्षा की बात करें तो उनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है बजाय आपके फैक्ट के। तो थ्योरी को याद करना, थ्योरी को समझना बहुत आसान होता है, लेकिन हम डर जाते हैं, हम कहते हैं ऐसे कैसे याद करेंगे। हम सोचते हैं कि कांस्टेबल लेवल या जो नीचे का सी ग्रेड और बी ग्रेड की जॉब है ये हमारे लिए तो इतना ही आसान रहेगा। इसमें इनकी परीक्षाओं के स्तर में अंतर क्या आ जाता है वो आपको ये समझना है। अंतर ये आ जाता है कि जब हम बात करते हैं ना, देखो ए ग्रेड, ए और बी ग्रेड की जॉब और सी और डी ग्रेड की जॉब, इन दोनों में अंतर ये होता है कि यहाँ पर अगर कोई पोस्ट आपकी 100 आ रही है, मान लेते बस अनुमान से, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इस 100 पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा है तो आपके 1 लाख, मतलब एक आंकड़ा ले रहे हैं हम, 1 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, इतने होते हैं क्योंकि बहुत हिम्मत नहीं कर पाते लोग यहाँ आने की। अब जैसे हम सी ग्रेड और डी ग्रेड की बात करें तो यहाँ अगर वही 100 आपकी पोस्ट निकली है तो उस पर लगभग आपके 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। बताइए भरे जाते हैं कि नहीं भरे जाते? ठीक है, अब इसमें देखेंगे। अब बताइए कंपटीशन कहाँ ज़्यादा है? कंपटीशन यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है? तो इस परीक्षा में इन 100 लोगों को निकालने के लिए परीक्षक वो पेपर सेट करेगा, बैठ जल्दी, वो पेपर सेट करेगा जो आपको, जिसमें ना कहते हैं ना पसीने छुड़ा देगा। तो अब ये लगा लीजिए अनुमान कि वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, कहीं कोई एक बाउंडेशन नहीं है उसके लिए, तो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी।
और सिलेबस आपका लेंदी हो रहा है या बड़ा हो रहा है, भाई परीक्षा में जब वो एक सिलेबस लिखता है ना, उसने अगर ये शब्द लिख दिया ना कि हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, और जब इसने हिंदी व्याकरण लिख लिया ना, अब ये समझ लीजिए कि आपका कोई हिस्सा उससे बचने वाला नहीं है। वो कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब जैसे हम कांस्टेबल वाली परीक्षा की बात कर रहे थे, तो उसमें 37 प्रश्न आपके हिंदी से आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं देख रही थी, उसमें 4 पॉइंट हैं आपके, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है और जीएस भी है। तो इसमें 2 जो परीक्षाएं आपकी, उनके अंक जो हैं 38 हैं, और 2 जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके 37 है। तो शायद जीएस का और इसका है 37, या रीजनिंग का और हिंदी का 37 है। तो नहीं, ऐसा है ना, मैथ्स का 38 है और जीएस का 38 है। वो सिलेबस में मैंने अभी जो पाठ्यक्रम में देखा है, अब अंदर वो कितने प्रश्न कर दे उसकी तो बात अलग है। हाँ चलो, जो भी, कितने, 55? अरे वो रीजनिंग और मैथ्स मिला के आते होंगे ना। अरे मैं अभी अभी पेपर देख कर आई हूं। देखो, रीजनिंग और मैथ्स लगभग एक जैसा ही होता है, मतलब जो भी इसमें आता है ना, रीजनिंग में भी वही वाले क्वेश्चन लेते हैं जो मैथ्स के जैसे लगते हैं ना, उसकी बात कर रही हूँ, वैसे हैं। तो अब मुझे ये बताओ, चलो हम मान ही लें ये 37 अंक, क्या ये अंक नहीं है? सिलेक्शन है। और हिंदी ऐसा है कि अगर आपने इसको सही कर लिया, अगर पूरे 37 में से 37 अगर आप ले आए ना, तो रैंक बढ़ा देगा ये अपनी। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि हिंदी को ये इतना हल्के में मत लेना, चाहे वो आपकी कोई सी भी परीक्षा है, चाहे कांस्टेबल की है, यूपीएसआई की है, या आपकी यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी लेखपाल वीडियो और ये इतनी जितनी भी आती हैं, कोई सी भी हो, और ऊपर से फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तब तो आपको और ज़्यादा सावधानी रखनी है। प्रश्न आता है तो ही उत्तर देना, तुक्का मत लगाना, नहीं तो पता चलेगा कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। तो एक तो नेगेटिव होगा ही होगा, और जो आपने पॉजिटिव किया है उसमें से भी जाएगा। तो इसलिए जो आपको आता है वही आपको बताना होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये था, जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, कि जैसे हम ये जो सोच के बैठते हैं ना कि अरे ये वाली परीक्षा है, इतने नीचे स्तर की है और इतना सही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, तो ध्यान रखना कभी नहीं होगा। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगी कि हमारे पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। एक होता है कि जैसे हम चाहते हैं कि मेरे पास 4 महीने बचे और 4 महीने में मुझे चारों सब्जेक्ट करने हैं, तो ये जो सोचता है, तो मैं तो सोचती हूँ या तो वो पागल है या तो वो ब्रिलियंट है, दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो सकती है। तो उसे, अगर आप ये सोचे कि परीक्षा में हमारे 4 महीने रह गए और आज से मैं कोचिंग करते हुए मैं इसे पढ़ूंगा, तो इस तरह से सोचना तो बेवकूफ़ी ही होती है। तो और बच्चे क्या सोचते हैं कि शॉर्ट ट्रिक पढ़ाया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगी, मैं इसीलिए अक्सर ना जल्दबाजी या इन सारी चीज़ों पे नहीं करती। एक, आप जब पढ़ेंगे, संधि टॉपिक लेती हूँ मैं एक, अभी मैं सिर्फ आपको ना जस्ट बता रही हूँ, जो आपको मुझे बताना है कि हमें पढ़ना कैसे है। जैसा आप बोलोगे वैसे मैं पढ़ाऊंगी। आप कहोगे नहीं मैम विस्तार से पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, समझा के पढ़ाओ, तो समझा के पढ़ाऊंगी। और आप कहोगे नहीं मैम शॉर्ट ट्रिक से बताओ, तो मैं आपके 15 दिन में भी ख़त्म कर दूंगी क्लास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग मेरे पास जब बैठते हो ना, तो मुझे पैसा दे के बैठते हो, तो मुझे तो मेरा पैसा मिल गया होता है। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो अपनी ड्यूटी निभा के चलती चलूँगी, है ना। तो ये भी है, लेकिन मैं फिर भी ये सोचती हूँ कि नहीं, आपने अगर मुझे कुछ पेमेंट दिया है तो मैं अपनी जिम्मेदारी पे रहती हूँ कि आप यहाँ से सीख के जाएं, और ऐसा सीख के जाएं कि एक बार अगर आपने सीख लिया ना, तो दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। एक चीज़ तो याद रखना, मैं आपसे कहूँगी कि आपके 24 घंटे हैं जो आप अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी को केवल आपको 1.5 घंटा देना है इस 24 में से, इतना दे सकते हो। जब तक आप मेरी क्लास में हो तब तक आपको बस क्लास में ही देना है, घर जाके नहीं करना। यहीं पे पढ़ेंगे, यहीं पे समझेंगे सारी, और जब क्लास खत्म हो जाएगी तो क्लास वाला वही 1.5 घंटा आपको घर पे देना है।
बस इतना ही, बाकी और जितना भी समय है सारा आप दूसरे सब्जेक्ट को दो, उससे ज़्यादा नहीं, बस हिंदी इतना ही चाहती है। और इसमें आप कैसे समझना है आपको, तो देखो जब हम पढ़ते हैं संधि, संधि में हम लेते हैं एक आती है हमारी संधि स्वर संधि। स्वर संधि में जब हम पहचान करते हैं तो स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार की होती है और आपकी परीक्षा में ना यहीं से ही ज्यादा प्रश्न आते हैं, इन्हीं 5 से। तो शॉर्ट ट्रिक आपकी ये है, शब्द के बीचों बीच अगर आपको आ दिखाई दे, बड़ी ई दिखाई दे और बड़ा ऊ दिखाई दे तो वो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। गुण संधि में कहता है शब्द के बीचों बीच अगर आपको ए दिखाई दे या ओ दिखाई दे तो वो कौन सी संधि होती है? गुण संधि। शब्द कहता है वृद्धि संधि की परिभाषा कि शब्द के बीचों बीच अगर आपको आए दिखाई दे और औ दिखाई दे तो वो क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। यण संधि कहता है कि शब्द में अगर आपको य, र और व, ठीक है, ये दिखाई दे और इनसे पहले कोई वर्ण आधा हो, ठीक है, आधा वर्ण, तो वो हमारी क्या होती है? यण संधि होती है। और अयादि संधि में अगर आपको य और व दिखाई दे रहा है पूरा शब्द के अंदर बीच में तो वो होती है अयादि संधि। उदाहरण के तौर पर यहाँ देख सकते हो, जैसे आपने शब्द लिया अत्याचार, ठीक है, तो यहाँ पे आपको य दिखाई दे रहा है, उससे पहले आधा वर्ण दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या हो गई हमारी? यण संधि, तो अत्याचार, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो हम इसमें देखें शब्द में इसकी, तो शब्द है जैसे हमारा औषधि, महौषधि, ठीक है, जैसे शब्द है महौषधि, तो इस शब्द में हमको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? बीचों बीच दिखाई दे रहा है, तो ये हमारी क्या होगी? वृद्धि संधि। ऐसे ही गुण संधि में हम देखते हैं, जैसे शब्द है हमारा चंद्रोदय, तो यहाँ पे हमें शब्द के बीचों बीच ओ दिखाई दे रहा है, तो ये हो गई हमारी गुण संधि। और दीर्घ संधि जैसे हम देखते हैं शब्द हिमालय, तो इसमें हमारे शब्द के बीचों बीच आ दिखाई देता है, तो ये क्या हो गई हमारी? दीर्घ संधि। ऐसे पहचान हो जाती है। तो यह संधि की शॉर्ट ट्रिक और आपको बहुत अच्छी लग रही है, और बहुत सारे उदाहरण भी मैं दे दूंगी। परीक्षक ने आपकी परीक्षा में प्रश्न दिया कि आपको बताना है निम्न में से गुण संधि, ठीक है, प्रश्न लिख देती हूं मैं। अब मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, अब आपको बताना है। बताना क्या है कि गुण संधि है, गुण संधि बतानी है। ए ऑप्शन दिया है आपका चंद्रोदय, बी ऑप्शन है आपका तपोबल, सी ऑप्शन है आपका मनोरथ और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी में। बताइए उत्तर क्या है? ऑनलाइन वाले छात्र बताएं। शब्द के बीचों बीच ओ दिखाई दे रहा है, शब्द के बीचों बीच ओ दिखाई दे रहा है, शब्द के बीचों बीच ओ दिखाई दे रहा है, तो उत्तर क्या है? बी, डी। अब बताइए, देखो इतनी अच्छे से समझाई है मैंने संधि, आपको पढ़ा दी और अच्छे से समझ में आ गई, हर शब्द में आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें उत्तर जो है, अब ए दे रहे हैं आधे लोग डी कह रहे हैं। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ए। ट्रिक फेल हो गई। ट्रिक क्या हो गई? फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि ट्रिक से काम नहीं चलता। ये तो हमें ऐसे दिख रहा है, दरअसल जो गुण संधि है, गुण संधि क्या कहती है? गुण संधि कहती है कि किसी ए या आ का मेल किससे हो? किसी ई से हो, किसी ऊ
ऊ से हो या किसी री से हो। तो जब इनका आपस में मेल होता है तो ये अ और ई मिलकर क्या बनाता है, ए बनाता है, ठीक है, जिसकी मात्रा क्या होगी, ये। और ये ए आ ई मिलकर क्या बनाता है, ओ बनाता है, जिसकी मात्रा क्या होगी, ओ। और ये ए आ और री मिलकर क्या बनाता है, अर बनाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये रिजल्ट दिखाई दे रहा था। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो शब्द था ये था चंद्र प्लस उदय। तो यहाँ पे अंतिम जो स्वर है वो अ है, जिसने किसके साथ मेल किया, ऊ के साथ। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, इसलिए ये चंद्रोदय था, ठीक है। लेकिन ये जो है इसमें संधि क्या है, तपह प्लस बल, और इसमें संधि क्या है, मना प्लस रथ। अब यहाँ पर ये विसर्ग किसी तीसरे वर्ण से मिलता है तो ये विसर्ग ओ में बदल जाता है। यहाँ पर भी इसके साथ मिलता है तो ओ में बदल जाता है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा था। ये ऊपर जो संधि है ये गुण संधि है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये विसर्ग संधि है। अगर आपने विसर्ग संधि को और गुण संधि को विस्तार से नहीं पढ़ा, नहीं समझा कि अंतिम वर्ण क्या होता है, इसका प्रथम वर्ण क्या होता है, तो ये शॉर्ट ट्रिक किसी काम की नहीं। आपका इसी तरह से उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा। तो अब बताइए आपको कि शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना ज़्यादा सही होता है या फिर जो विस्तार पूर्वक आप पढ़ेंगे वो ज़्यादा सही होता है, समझते हुए, विस्तार पूर्वक। अब कोई भी चीज़ आपकी रहे, अब जैसे हम बात करें समास की, समास हमारे 6 होते हैं, ठीक है। अव्ययीभाव, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब इन्हें पढ़ाने के लिए तो मैं आपको 6 सेकंड में पढ़ा सकती हूँ। अव्ययीभाव समास जिसका पूर्व पद अविकारी शब्द होता है, ठीक है। द्वंद्व समास जिसके दोनों पदों में विलोम या पूरक का संबंध पाया जाता है। बहुब्रीहि समास जो दोनों ही पदों में जो दोनों पद गौण होते हैं किसी तीसरे पद को प्रधान बताता है, कोई अन्य अर्थात पद निकलता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। और कर्मधारय में दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य या उपमा उपमान का संबंध होता है। ये खत्म आपका समास आराम से, और आप इस तरह से रट सकते हैं और आराम से निकाल भी सकते हैं। लेकिन जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे कि किस प्रकार से तो विलोम शब्द का संबंध आया दोनों पदों के बीच, ठीक है। जैसे आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है, आया है कई बार, शब्द है मुख दर्शन, इसमें समास पूछा गया, समास बताइए इसमें कौन सा है। शब्द दिया देवासुर, इसमें समास बताइए कौन सा है। और हमारे छात्र जब शॉर्ट ट्रिक पढ़ने जाते हैं तो ये कहते हैं जिस शब्द के बीचों बीच योजक चिन्ह लगेगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा। शब्द के बीचों बीच योजक चिन्ह लग रहा है, द्वंद्व समास हो जाएगा। और इसे भी पढ़ते हैं, थोड़ी अलग ट्रिक होती है कि जो शब्द में 4-5 वर्णों का शब्द होता है वो अक्सर तत्पुरुष समास होता है। तो 5 वर्ण तो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं तो तत्पुरुष हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक कहती है आपकी। लेकिन जो आपको समझना है, समझना ये चीज़ बताया था कि जो द्वंद्व समास होता है उसके दोनों पदों में विलोम का संबंध होता है। ये क्या है, ये है देव और असुर। देव का विलोम है असुर, दोनों के बीच में क्या है, विलोम का संबंध है, तो ये द्वंद्व है। और ये मुख दर्शन मतलब मुख के दर्शन, इस योजक चिन्ह का मतलब है यहाँ पे के, तो ये मुख के दर्शन, तो इसमें क्या होगा, तत्पुरुष होगा। अब आपको ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, जब तक आप पूरा पढ़ेंगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा। और याद रखिए आप ये शॉर्ट वाली जो चीज़ें हैं पूरी जिंदगी भर रटते रह जाएंगे, हर बार रटेंगे, हर 10 दिन बाद रटेंगे, ये होता है, ये होता है, ये होता है। और फिर कोई शब्द आएगा वहाँ आपको बता देगा कि ये गलत है। जैसे शब्द है आपका, शब्द था जैसे शब्द मैंने लिखा था अत्याचार, और एक शब्द है सत्याग्रह। दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, दोनों लग रहे हैं, दोनों एक जैसे देखने में, या और इससे पहले आधा वर्ण, या और इससे पहले आधा वर्ण।
एक में तो दीर्घ संधि है और एक में यण संधि है। अगर आप केवल शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे तो कैसे अंतर करेंगे? ये दीर्घ संधि है, ये यण संधि है। बात आ रही है ना समझ में? इसीलिए अगर हम कोई चीज विस्तार से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना सारा हमें पढ़ना पड़ेगा। जब हम देखते हैं ना किसी चीज को, कि मान लो बहुत दूर से देखते हैं कि अरे इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम उसके नज़दीक जाते हैं धीरे धीरे वो अपने आप ही दूरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। यानी जैसे मान लो कि बाहर थोड़ी सी दूरी पे हमको बस दिखाई दे रही है और हमें लग रहा है इतनी दूर जाना है, लेकिन जब हम चलना शुरू कर देते हैं तो फिर हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो किसी चीज़ को ऊपर से देख के आपको कभी डरना नहीं है, ठीक है? जब भी आपको जानना है, समझना है, कोई भी सब्जेक्ट है, आपको उसे अच्छे से अगर विस्तार रूप से आपने पढ़ लिया तो एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बात करें हम संधि की, तो जब मुझसे छात्र पढ़ते हैं, हम संधि भले ही 5 दिन में पढ़ें, 5 या 6 दिन हमें लगते हैं, लेकिन वो 5 या 6 दिन, आज के हमारे 5 या 6 दिन हमें पूरे जीवन भर के लिए संधि याद करा देते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो आप पढ़ रहे हो उसको विस्तार से आप पढ़ो। शॉर्ट ट्रिक पढ़ाने के लिए मैं आराम से पढ़ा दूंगी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी शॉर्ट ट्रिक का क्या फ़ायदा जो आपका एक भी क्वेश्चन सही ना करवा सके? आपको क्या लगता है कि आप इतने चालाक हो कि इस तरह के शब्दों को देखोगे? जैसे मान लो हमने यहाँ पे दिया, आपने देख लिया य और य के नीचे त आधा, ऐसे आपको लगता है आप ही चालाक हो? एग्जामिनर तो पागल है, उसको नहीं पता होगा, उसे भी पता रहता है कि आप कैसे याद करोगे। तो इसीलिए फिर सत्याग्रह शब्द ला के रख देता है, बताओ इनमें से दीर्घ संधि कौन सी है? एक ऑप्शन दे देगा कोई नहीं, ये दे आप लगाओगे कोई नहीं, क्योंकि आपको तो यह दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल ऐसे। और ऐसे एक शब्द नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं जो आपको इस तरह से गलत फहमी में डाल सकते हैं। क्योंकि जब हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं तो हम उसका रहस्य नहीं समझते। हम कैसे पहचान करेंगे कि ये हमारी जो संधि है वो दीर्घ संधि है या यण संधि है? तो हम पहचान करेंगे इसके अर्थ से। जब हम देखेंगे अत्याचार का मतलब अर्थ होता है बहुत ज़्यादा किसी नियम कानून के बारे में फॉलो करना, तो उसी को होता है ना अत्याचार हो गया। और सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना। तो इसमें 2 टुकड़े निकलते हैं, सत्य और आग्रह, और इसमें 2 टुकड़े निकलते हैं अति प्लस आचार। जब हम यहाँ पर देखेंगे, मान लो शब्द हमारा ये दिया हुआ है, इनको आगे, ये शब्द आएगा हमारा अति प्लस आचार, और ये शब्द आएगा हमारा सत्य प्लस आग्रह। और जब हम इस तरह से देखते हैं तो हमें पता चलता है इसमें अंतिम वर्ण क्या है? अ, और इसमें प्रथम वर्ण क्या है? आ। तो ए और आ मिलकर सदैव क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं, इसलिए इसमें दीर्घ संधि है। और जब इसे देखेंगे अंतिम वर्ण क्या है? ई, और प्रथम वर्ण क्या है? आ, और ई और आ मिलकर यण संधि बनाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम पहचानते हैं। जब हमने विस्तार में पढ़ा होता है तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है। चलो, तो यहाँ पर मुझे आपको ये बताने का मतलब मेरा यही था। हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ये बता देती हूँ, जैसे ऑनलाइन वाले छात्र हैं उनको बता देती हूँ कि जो हमारी ये क्लासेस हैं वो कहाँ चलेंगे। ये क्लासेस हमारे ऐप निधि एकेडमी पर चलेंगी, ठीक है? इस ऐप में सबसे पहला जो बॉक्स है सामान्य हिंदी लाइव क्लास, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ रखा होता है। और यहाँ पे जब आप जाके क्लिक करते हैं तो ये अंदर से आपको इस तरह से दिखेगा। जैसे बहुत सारे छात्र आज इस लाइव क्लास में यहाँ पर क्लास देख रहे हैं, तो यहाँ जाके जब आप लाइव क्लास देखेंगे तो आज के बाद आपको जो ये दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। इसमें इसका मतलब क्या है कि जो आज आपकी क्लास होगी वो क्लास होने के बाद इस दूसरे बॉक्स में आ जाएगी। यानी इस लाइव में आपको हर दिन की क्लास दिखाई देगी, लेकिन जो आपकी क्लास हो गई है वो कब आपको, अगर आप फिर दोबारा देखना चाहते हो, 10 दिन बाद देखना चाहते हो या 1 महीने बाद देखना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ मिलेगा, सभी कक्षाएं PDF एवं अभ्यास प्रश्न पर। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से खुल के आएगा, जैसे ये क्लासेस दिख रही हैं ऐसे ही क्लास आपको दिखेंगे।
इसके बीच में नोट्स का ये आपको दिख रहा है सिंबल, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और जो क्लास में मैं आपको पढ़ाती हूँ ये सारे नोट्स आपको यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। यहाँ से आपको इसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आप इसको प्रिंट निकलवा कर अपने पास रखिएगा, ठीक है। अगर मोबाइल में आप डाउनलोड करके रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये स्पेस वाला नोट्स होता है, इसमें स्पेस दिया रहता है, ठीक है। तो वहाँ हम लिखते हैं, तो इसलिए आप इसको प्रिंट में निकाल लेंगे तो आप उस पर लिख पाएंगे, अपना नोट्स बना पाएंगे, ठीक है। और इसी में ये जो दूसरा ऑप्शन है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक्सरसाइज वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप ऑनलाइन रूप में इसकी एक्सरसाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। तो हमारा जो ये बैच है ये आज से ही शुरू हो गया है और आज से हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम अपनी हिंदी की। तो मैं आपको सिलेबस बताते हुए कि सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज़ ये भी रहती है कि हमें ये पहले पता होना चाहिए इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिलेबस बताती हूँ। जो सिलेबस है हमारा वो किस तरह से है, किन किन परीक्षाओं के लिए हमारा ये सही रहेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो, जो हमारी परीक्षाएं हैं इनको याद रखिएगा हमेशा। जो हमारे उत्तर भारत के जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये इतने राज्यों में जितनी भी आपकी परीक्षाएं होती हैं और अगर उनमें सामान्य हिंदी पूछा जाता है तो यहाँ इस बैच से वो सभी परीक्षाएं कंप्लीट होती हैं, यानी उसमें सारी आ जाती हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हम पढ़ते हुए चलते हैं तो हम हर टॉपिक को लेके चलेंगे। अब आप अगर एक कहते हैं कि परीक्षा स्पेशल आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे छात्र ने कहा कि मुझे तो परीक्षा स्पेशल ही पढ़ना था और मैं फालतू की चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों पढूं, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपकी परीक्षा में आप जो एग्ज़ामिनर है वो आपको ये तो लिख कर दे देता है कि ये टॉपिक आएंगे, लेकिन जब परीक्षा आपकी बनाई जाती है, यानी जब आपका प्रश्न पत्र बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो प्रोफेसर क्या करता है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनके लिए किसी बुक को उठाता है, मार्केट से ही उठाई जाएगी। और आज आपको पता है कि आजकल मार्केट में किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए लोगों ने हर परीक्षा को एक जगह इंक्लूड कर दिया है। कि आप जैसे देखेंगे कि बहुत सारी अभ्यास पुस्तक आती हैं, तो उसमें आप ले रहे हैं यूपीएसआई के लिए, लेकिन उसमें आपको एमपीएसआई या राजस्थान एसआई का भी पेपर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको अध्यापक वाली जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, टेट की, यूपी टेट की, उनमें आने वाले प्रश्न भी आपको उसी पुस्तक में देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है कि अब क्योंकि परीक्षक को तो दे दिया, मान लो परीक्षक को बता दिया कि वर्णमाला टॉपिक है उसका, अब वर्णमाला में आपकी परीक्षा के लिए कितने टॉपिक थे वर्णमाला के, वो ये चेक नहीं करेगा। वो बस क्या देखेगा कि वर्णमाला है या नहीं। अब वो वर्णमाला में अगर उसके दिमाग में कोई प्रश्न ऐसा आए कि जो यूपी टेट में आया हुआ है, तो वो उस प्रश्न को उठाकर भी आपको दे सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके टॉपिक में वर्णमाला है। अब वर्णमाला की जब हम बात करेंगे तो वर्णमाला में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे यूपीएसआई के हिसाब से ही हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमें अध्यापक वाली परीक्षाओं के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़कर तो गए थे, लेकिन वो टॉपिक जो आपको टेट में पढ़ाया गया वो टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछ लिया और वही प्रश्न आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपके सिलेबस को, आपके पाठ्यक्रम को इस तरह से बनाया है कि परीक्षक हमसे चाहे कुछ भी पूछे, हमें सब कुछ आना चाहिए। तो वहीं पे अब मैंने यहाँ टॉपिक जिस तरह से बनाए, अब मान लो कि ऐसा हो सकता है कि आपकी परीक्षा में साहित्य ना आए, जैसे राजस्थान की परीक्षा में नहीं आता। अब राजस्थान का कोई छात्र हमारे साथ बैठ के पढ़ रहा है, तो वर्णमाला से लेकर वाक्य शुद्धिकरण तक तो उसकी परीक्षा के सारे प्रश्न आएंगे। अब वाक्य शुद्धिकरण के बाद जब जिसमें रस, छंद, अलंकार, हिंदी साहित्य के रचनाकार, ये सब आता है, ये टॉपिक राजस्थान में नहीं आते, तो उसके परीक्षक को पता है कि राजस्थान में ये टॉपिक नहीं रखते, तो वो इससे कोई प्रश्न नहीं रखेगा। तो अब जो राजस्थान वाला छात्र होगा उसको क्या करना चाहिए, बाकी के टॉपिक पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए, मर्जी है, हाँ मर्जी है। अगर उसको ज्ञान लेना है
तो पढ़ सकता है। लेकिन नहीं मैडम, हमें ज्ञान व्यान से कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए जॉब, बस ऐसा रास्ता बता दो, तो आप वहीं तक पढ़ो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि आपकी परीक्षा में जो टॉपिक आएंगे, मैं यहाँ से आपको सारे टॉपिक करवाऊंगी। जैसे एक एक करके पहले बता देती हूँ किस तरह के टॉपिक हमारे क्या क्या आते हैं, पॉइंट जो आते हैं। जैसे वर्णमाला, और वर्णमाला में हमारे स्वर का वर्गीकरण, जितने प्रकार का स्वर होता है वो सारी चीज़ दी है। फिर व्यंजन का वर्गीकरण के घोषत्व के आधार पर या प्राण तत्व के आधार पर। आपने नाम सुने होंगे, जैसे आता है अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं, महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, इस तरह का प्रश्न आता है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नवनिर्मित ध्वनियाँ या आगत ध्वनियाँ हम किसे कहते हैं, वो सब यहाँ पढ़ेंगे। हिंदी शब्दकोश में वर्णों का स्थान कहाँ कैसा है, किस तरह से है, तो वो उसमें दिया होता है। ठीक है। वर्तनी शुद्धिकरण में हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। फिर पॉइंट आता है कि पंचमाक्षर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। विराम चिन्ह एक ऐसा टॉपिक है आपका, लगभग हर प्रश्न में, मतलब हर परीक्षा में एक प्रश्न जरूर होता है। चाहे आपकी परीक्षा 15 नंबर की हो, चाहे 20 नंबर की हो, 30 की हो, 40 की हो, 70 की हो, 100 की हो, जितने भी हो, विराम चिन्ह से एक प्रश्न आपका अवश्य ही होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा शब्द निर्माण विधि। अब शब्द निर्माण में आप जानते ही हैं 4 विधि होती है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उसके बारे में हम पूरी विस्तार से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो ये शब्दावली दी है, शब्दावली का मतलब क्या है? शब्दावली का मतलब है शब्द, जैसे तत्सम तद्भव, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, देशज विदेशज शब्द दिए हैं। उसके साथ मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, ये सारे आते हैं हमारी परीक्षाओं में। और एक बात याद रखिएगा कि आपकी परीक्षा में, जैसे हिंदी में, अगर आपकी परीक्षा में यूपीएसआई में कितने 37 प्रश्न आते हैं ना, 37 से 40 आते हैं। अच्छा, ये कांस्टेबल में है और 40 प्रश्न आपके यूपीएसआई में आते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया है 40 प्रश्न, और इसी तरह से जैसे मान लो राजस्थान में आते हैं 100 प्रश्न आते हैं, एमपीएसआई में बात करें तो 70 प्रश्न आते हैं। तो अब इनमें आप ऐसे समझो कि इनमें से 40% जो प्रश्न होंगे वो आपकी शब्दावली से होंगे। ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम 40 में से देखें, अगर इसमें, तो लगभग आपके 15 क्वेश्चन जो हैं, 15 से 18 या 16 के आसपास में जो क्वेश्चन है वो आपके किससे मिलेंगे? शब्दावली से मिलेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए शब्दावली। तो ये, हाँ जी, नहीं याद नहीं करने पड़ेंगे, कैसे अपने आप देखो मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे शब्दावली याद करनी है आपको, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें मैं ही बता दूंगी। मैं अभी आपको आज थोड़ा सा बताऊंगी कि मैं कैसे बताऊंगी। मैं आपको वो तरीका बताऊंगी कि आपको हमेशा के लिए कैसे याद करना है उनको, पर याद तो आप ही को करना हो। हाँ जी, कवियों की रचनाएं। और ये देखो, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक तरीका ऐसा बताऊंगी कि जिसमें आपकी ये संभावना रहे कि हाँ हम इतना याद कर सकते हैं। पर बात ये होती है ना कि हमें अपनी याददाश्त को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो जो फैक्ट क्वेश्चन होते हैं हमारे, उन्हें हमें कैसे याद करना है, उसके लिए आपको अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं आपको कुछ तरीका बता दूंगी। अब इसके बाद, यानी मैं आपको देखो वो बता रही हूँ जिस पे आपको फोकस करना है। तो शब्दावली पे आपको फोकस बहुत ज़्यादा करना है, ये मत सोचना। और ये वो हिस्सा है जिसे कोई अध्यापक नहीं पढ़ा सकता। देखो, मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं बिल्कुल भी उन टीचरों की तरह नहीं करूँगी कि नहीं जी मैं आपको करवा दूँगी। ये जो कहते हैं ना, आप लोगों ने शायद न्यूज़ पढ़ते होंगे, कल परसों मैं पढ़ रही थी कि एक शायद आगरा या इलाहाबाद में कहीं पे है एक कोचिंग संस्थान, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई कि आप भ्रामक चीज़ें बता के बच्चों को झूठ बोल के उनको वो नहीं कर सकते। ठीक है, बैठो बैठो, तो आप उन्हें मतलब भरमा नहीं सकते ना, बहकाने वाली चीज़। तो उसमें लिखा था कि आपसे संस्था क्या करती है कि जो बच्चा मान लो किसी की रैंक अच्छी आ गई तो उसकी रैंक का फोटो लगा के आपको ये बताएंगे हम आपका ऐसे ही सिलेक्शन करा देंगे। आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि हाँ अरे इसका सिलेक्शन हुआ है तो मेरा भी हो जाएगा।
देखो, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहती हूँ, कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो आपका सिलेक्शन करा सके। ये एक एकदम से मिथ है और एक ऐसी चीज़ है कि आपको बहकाने वाली चीज़ है, और ये सच्चाई है। कैसे? मैं यहाँ अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे बताइए, आप में जितने भी छात्र बैठे हैं, मैं किसी को चोरी से पढ़ा रही हूँ? सबको बराबर पढ़ा रही हूँ ना? ऐसा तो नहीं मैं किसी को ये कह रही हूँ कि नहीं तुम मत सुनो, अभी ये सुनेंगे, है ना, अब ये वाली बात तुम मत सुनो, ये सुनेंगे, ऐसा तो नहीं है। मैं अपनी तरफ से जितनी भी मेहनत करूँगी, मैं पूरी मेहनत आप लोगों के साथ करूँगी, ठीक है। अब सफल होना ना होना ये छात्र के हाथ में होता है। हिंदुस्तान तो क्या, विश्व का कोई अध्यापक आपको सफल नहीं करा सकता अगर आप न चाहें तो। अगर आपके दिमाग में है मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, लो पढ़ा के दिखाओ मुझे, कोई पढ़ा सके, तो क्या करेगा टीचर? कुछ नहीं करेगा। मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को दे रही हूँ। अब ये इसीलिए मैं आप लोगों से बिल्कुल नहीं कहती कि मैं आप लोगों का सिलेक्शन करा दूंगी, नहीं। मैं कौन होती हूँ आपका सिलेक्शन कराने वाली? आप स्वयं हैं। मैं बस इतनी जरूर गारंटी आपको ले सकती हूँ कि मैं यहाँ पे आपको जो कुछ समझाऊंगी ना, मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को वो समझ में आ जाए। अब आपको कैसे अपनी परीक्षा के लिए उसे तैयार करना है, ये आपका काम है। किसी भी अध्यापक का किसी भी स्टूडेंट के जीवन में अगर योगदान होता है तो 40% होता है। बहुत ज़्यादा लगा दिया इसे, वैसे मैं 20% आंकड़ा लेके चलती हूँ, पर फिर भी आप एकदम से डर जाएंगे मैम पूरा ही मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 40 कर दिया। अब इसमें प्लस जो है 60 आपको करना है। जिस छात्र ने इसमें 10 प्लस कर दिया वो 50% हो जाएगा। जिसने इसमें अपना योगदान 20% दिया वो 60 हो जाएगा। जिसने अपना योगदान इसमें 40 दिया तो 80 हो जाएगा। जिसने अपना योगदान इसमें पूरा का पूरा 60% दे दिया वो 100 हो जाएगा। और जिसका 100 हो जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो अध्यापक का कोई रोल नहीं होता, पर आप देखेंगे चिल्ला चिल्ला के मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा, और मैं मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों से। अरे तुम क्या करा दोगे? तुम्हारे कोचिंग में 10-20 हजार, या कहें ऑनलाइन को अगर मिलाकर 10-20 हजार लोग पढ़ रहे हैं, तो सारी सीट तो तुम्हारे ही बच्चों की हो जाएंगी, हमारे बच्चे तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे, है ना। तो ये सब बेकार वाली चीज़ होती है। और पहले दिन की क्लास में मैं आपको ये सच्चाई इसलिए बताती हूँ कि आपको सच के साथ आगे बढ़ना है, ना कि किसी की ऐसे ना चिकनी चुपड़ी बातों पे आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये सत्य है, इसे मैं नहीं करा सकती। मैं आपको तरीका बता सकती हूँ, ये आपको करना पड़ेगा, शब्दावली, और ये आपकी परीक्षा में है ही 40% हर उसमें। इसके बाद आपका व्याकरण मतलब पद के भेद में आता है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया आदि ये सब आएंगे। और उसके बाद वाक्य शुद्धिकरण, यानी वाक्य विभाग के अंदर आता है आपका वाक्य शुद्धिकरण। इसमें वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से बनते हैं, वो सारी चीज़। फिर आ जाएगा आपका अलंकार, उसके बाद रस और छंद। अब देखो, अलंकार, रस, छंद हम पढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैंने प्रश्न देखे हैं अभी यूपीएसआई के प्रश्न जैसे मैंने देखे थे, तो कभी कभी तो ऐसा है कि किसी प्रश्न में मतलब उन्होंने किसी बार में रस के ही 5 क्वेश्चन डाल दिए, और कभी ऐसा करता है कि रस से कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया। अब अगर एक बार रस से क्वेश्चन नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा नहीं आ सकता, वो आ सकता है, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मैं कहती हूँ कि इन सबको पढ़ो। अगर इनसे क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात, क्वेश्चन नहीं आता है तो बहुत खुशी की बात, मज़ेदार बात है, बच गए। नहीं तो उसे आता क्वेश्चन तो फिर फंस सकते थे। तो ये मत सोचो कि अच्छा अरे क्वेश्चन तो आया ही नहीं, बेकार में पढ़े। नहीं, संतुष्टि रखो अपने अंदर के अच्छा है, नहीं आया क्वेश्चन, गलत हो जाता तो ठीक है। अब इसी तरह से आपके हिंदी साहित्य से आता है। अब हिंदी साहित्य आपका एक इस तरह से ये एक टॉपिक है कि हिंदी साहित्य बहुत विशाल है। अगर मैं इसका ग्राफ दिखाऊं आपको तो ये आपका हिंदी साहित्य है, ठीक है। और इसमें जो आप पढ़ेंगे, मैं जो आपको पढ़ने को दूंगी वो इतना सा, समझ रहे हैं, जो मैंने आपको निकाला है। लेकिन बात ये है कि आपकी परीक्षा में अगर जैसे 40 क्वेश्चन है तो 7 से 8 का एवरेज रहता है अक्सर, ठीक है। कभी जब परीक्षा को ज़्यादा कठिन करना होता है ना प्रश्न, तो वो 7 से 8 क्वेश्चन का एवरेज रख देता है। अब ये जो 7 से 8 क्वेश्चन है, इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे जो मैं आपको दूंगी,
ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ कहीं से रह सकता है। तो आप ये बताइए कि जो व्याकरण है आपका, लगभग 32 क्वेश्चन आपके व्याकरण से आ रहे हैं, तो आप किस पर जोर देना चाहेंगे? 32 क्वेश्चन पर, यानी 32 प्रश्नों पर जोर देना चाहेंगे, या ये इस पर जोर देना चाहेंगे? स्वाभाविक सी बात है, इसके चक्कर में पड़ोगे तो ये 32 जा सकते हैं, क्योंकि ये इतना विशाल है। तो यहाँ पर जो मैं आपको दूंगी, अब मान लो इसमें से अगर 5-6 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल गए, तो ये आपका 38-39 हो गया। इतना ही तो चाहिए, और इससे ज़्यादा चाहिए क्या? इतना आपको मिल जाएगा। तो इसलिए साहित्य के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़ना कि साहित्य कौन सा है, जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको ही रखना, ठीक है। और उसके बाद एक सबसे खतरनाक, विविध। ये शब्द आपकी हर परीक्षा में लगभग रख देता है परीक्षक। विविध का मतलब होता है कुछ भी। अब वो कुछ भी पूछ सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि विविध में ही वो सारी चीज आ जाती है। अब इसमें क्या आता है? पत्र लेखन आता है, वाक्य खंड, य, र, ल, व आते हैं। तो ये अलग अलग परीक्षाओं के हैं, ये जो विविध में टॉपिक दिए हैं। जैसे अगर हम बात करें एमपीएसआई की, तो एमपीएसआई में पहेली आता है, पल्लवन आता है, पत्र लेखन आ जाता है, जिसमें संक्षेपण भी आता है, ठीक है। अब यूपीएसआई की बात करते हैं, तो यूपीएसआई में हमारा इसमें गद्य भाषा एवं बोली आ जाएगा, ठीक है। और कभी कभी पत्र लेखन का आ जाता है। कांस्टेबल में आपका पत्र लेखन भी आया, वीडियो में भी आता है। कांस्टेबल की परीक्षा में मैंने देखा, अभी एक प्रश्न दिया हुआ था पत्र लेखन का। अब जैसे क्या हुआ है कि वीडियो की परीक्षा में आपका ना यूपी ट्रिपल एससी में पत्र लेखन आता ही आता है। तो मैंने देखा है कि पिछले 3 सालों से परीक्षक ने इसमें भी रख दिया है। अब कांस्टेबल में एक प्रश्न देखा था, अगर वो सच में, देखो ऑनलाइन में पेपर पड़ा हुआ है, लिखा तो क्या है कि ये कांस्टेबल का है, अगर वो सच में कांस्टेबल का ही पेपर है तो उसमें एक प्रश्न आपका पत्र लेखन से दिया हुआ है। अब पत्र लेखन से एक प्रश्न भी आ गया तो आ गया, आप ये नहीं कह सकते, ठीक है। अब जो आपका गद्यांश दिया है, गद्यांश तो लगभग सारे ही प्रश्नों में आ जा रहा है। तो ये हमारा सिलेबस है जो हम इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इनमें से हमें पढ़ना है पूरा, और ये लगभग हमारा ऐसा रहेगा 3 महीने का, मतलब 2.5 से 3 महीने का रहता है, जिसमें हम अपनी छुट्टी भी इंक्लूड करके लगाते हैं इसमें, तो इस वजह से। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा शब्दावली के बारे में बताती हूँ कि मैं शब्दावली आपको किस तरह से कराऊंगी और कैसे आपको इसे करना है, ठीक है। पहला टॉपिक आता है हमारा वर्तनी का। वर्तनी किसे कहते हैं, समझते हो आप? बताओ कितने छात्र हैं जो वर्तनी को समझते हैं? किसे कहते हैं वर्तनी? हाँ, अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य, वो वर्तनी होता है। हाँ, मतलब ऐसा ही सुना है। अच्छा, कितने छात्र हैं जिनको सच में पता है कि वर्तनी किसे कहते हैं? हाथ उठाओ। किसी को नहीं पता? अच्छा, स्पेलिंग समझते हो? स्पेलिंग किसको कहते हैं, समझते हो स्पेलिंग? तो जिसको आप अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग कहते हो ना, उसको हिंदी भाषा में वर्तनी कहते हैं। आप समझ में आ गया? तो जब कोई शब्द अशुद्ध लिखा होता है, गलत लिखा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं कि इसकी वर्तनी गलत है। और अगर वो अंग्रेजी का शब्द होता है तो हम क्या कहते हैं कि इसकी स्पेलिंग गलत है। तो अब तक आप हिंदी के शब्दों में भी स्पेलिंग बोलते थे कि इसकी स्पेलिंग गलत है, तो अब के बाद मत बोलना, उसे हम क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं, ठीक है। देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम आजादी का 75वां साल मना रहे, अमृत महोत्सव। और कितनी शर्म की बात है कि हम वर्तनी का अर्थ नहीं समझ पा रहे, और मेरे बच्चे वर्तनी का अर्थ समझ रहे हैं अंग्रेजी से, जैसे अंग्रेजी मतलब ब्रिटेन में पैदा हुए हों। तो खैर, अभी क्या ही बोलूं। नहीं, शुद्ध अशुद्ध की नहीं, डेफिनेशन का मतलब क्या है, स्पेलिंग तो मैंने नहीं बताया आपको। वर्तनी की परिभाषा क्या बताएंगे भाई? किसी भी शब्द को हम एक क्रम में लिखते हैं, यदि वो उस क्रम में नहीं लिखा है तो उसी को हम कहेंगे कि वर्तनी अशुद्ध है। तो उसके क्रम में लिखने को ही हम वर्तनी कहते हैं। अब स्पेलिंग को तो नहीं बताया मैंने परिभाषा से। अच्छा, नहीं पता स्पेलिंग का? अभी तो आपने कहा कि हाँ हम समझते हैं स्पेलिंग शब्द को।
चलो कोई बात नहीं, अभी दिल पे लग गई थोड़ी सी बात। आ जाओ, ध्यान दो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो वर्तनी आप समझ गए। वर्तनी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी शब्द को लिखते हैं जिस तरीके से, उसी लिखने को ही हम क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। अगर वो गलत लिखा हुआ है तो हम कहेंगे वर्तनी गलत है। ठीक है। अब आपकी परीक्षा में वर्तनी शुद्धिकरण से कई सारे प्रश्न आते हैं। तो वर्तनी शुद्धिकरण से प्रश्न आते हैं, तो डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि इस शब्द की वर्तनी बताइए, शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक है। या फिर कई बार वाक्य शुद्धिकरण में शब्द दिया होता है और वहां पे कहता है कि वाक्य को बताओ शुद्ध है या अशुद्ध है। तो क्या होता है कि उसमें किसी एक शब्द की वर्तनी गलत लिख देता है, तो उससे भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अब जब आप किताबें पढ़ते हैं, तो मार्केट में जब आप किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपकी हर किताब में जैसे आप देखेंगे तो किताब के साथ ना ऐसे लिखा रहता है, पहले रहेगा यहाँ पर अशुद्ध और दूसरा यहाँ लिखा रहेगा शुद्ध। ठीक है। एक शब्द लिख के दिखाओ, रफ कॉपी है सभी के पास? आशीर्वाद लिखो। लिख दिया? क्या लिखा? अभी तो मैंने लिखा ही नहीं है, यही लिखा है क्या मतलब? आशीर्वाद ऐसे ही लिखा है। ठीक है। किसी ने ऐसे भी लिखा है? ऐसे भी लिखा है किसी ने? अब देखो, ध्यान देना, आपकी गलती नहीं है। मैं आपको ये बताती हूँ, अगर आपको हिंदी नहीं आती तो इसमें आपकी गलती नहीं है, अगर आपसे कुछ कमी रह जा रही है इसमें आपकी गलती नहीं है। गलती है इस मतलब कहें दुनिया को सुधारने का ठेका लेने वालों की। जो पढ़ाने वाले थे ना, जिन्होंने कहा था कि नहीं मैं तुमको पढ़ाऊंगा, उनकी गलती है। किताबों में आपका हमेशा ऐसा लिखा रहता है, जब आप किताब पढ़ने जाते हो तो जब जहाँ पर भी आप शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले फोटो इसकी बनती है, लिखा रहता है अशुद्ध, है ना। और जब इसकी फोटो बनती है तो आपके दिमाग में ये छप जाता है, और ये छप जाता है इसीलिए आप बार बार गलती करते रहते हैं। ये शब्द आपका आशीर्वाद ये सही है, ये आपका गलत है। तो इस समस्या को, जिस समय मैं स्टूडेंट थी तो मैंने इस समस्या को समझा था कि इस वजह से गलती होती है हमसे। आखिर जैसे मान लो हम लिखते हैं उज्जवल शब्द लिखते हैं, तो जब आप उज्जवल लिखते हो तो अक्सर इसमें हम क्या गलती कर देते हैं? जैसे शब्द लिखा हमने उज्जवल, ऐसे लिख दिया तो इसमें गलती हो गई। फिर हमें शुद्ध लिखा होता है कि ये उज्जवल हमको ऐसे लिखना है, यहाँ पर ये आ जाता है। ठीक है। अब ये बताइए कि ये जो गलती हुई है, ये कॉमन गलती क्यों होती है सबके साथ? सबसे बड़ी बात, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि कॉमन गलती क्यों होती है सबके साथ? तो कॉमन गलती इसलिए होती है क्योंकि उस बेचारे की गलती नहीं है, वो किताबों से पढ़ रहा है। वो पहले इधर अशुद्ध वाले को देखता है, फिर शुद्ध वाले को देखता है। तो मैंने अपनी किताब से ना इस अशुद्ध को हटा दिया है। अब हटाने का कारण ये है कि अशुद्ध को ये एक तरीके से तो नहीं लिखा जा सकता। ऐसा तो है नहीं कि हम उज्जवल को ऐसे ही लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं उज्जवल को गलत, ये भी गलत हो गया। अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उज्जवल लिख दिया हमने ऐसे करके, ये भी हमारा गलत हो गया। तो अब ये कैसे कह सकते हो कि एक ही तरीके से गलत है? लेकिन इससे क्या हमारे लिए खतरनाक स्थिति होती है कि हमारे दिमाग में ये फोटो बन जाती है। इसलिए मैंने अपनी किताब से इस चीज़ को हटा दिया है। जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी तो मैं इस पे ना प्लेन पेपर चिपका देती थी, मैं अशुद्ध कभी देखती नहीं थी। क्या मैं देखना ही नहीं है, हमें पढ़ना क्या है? सिर्फ शुद्ध पढ़ना है। तो इससे क्या होता है कि जब हम पहली बार किसी शब्द को देखते हैं तो हमारे दिमाग में वैसे ही छपता है। तो यहाँ पर ही ये हमारा दिया है। अब इसमें किताब में ये ऐसे ही है कि शब्द है हमारा शुद्ध, और इस शब्द का हमें करना है अभ्यास यहाँ पर। तो आप लोगों को जब ये शब्दावली मिलेगी, ये शब्दावली की बुक आपको इकाई 3 के नाम से, इसमें आपको इस तरह से शुरुआत करनी है कि जैसे आज हमारा पहला दिन है, तो आज हम वर्तनी शुद्धिकरण में अभ्यास सेट 1 करेंगे। तो रफ कॉपी निकालना, और रफ कॉपी निकालने के बाद आप पहला शब्द देखना अर्पण, इसको पढ़ना। अर्पण शब्द हमने पढ़ा, और इसको देखने के बाद आंख बंद करके अपने दिमाग में दोहराएंगे और रफ कॉपी पर लिख लेंगे कि हमने रफ कॉपी पर लिख लिया अर्पण। ठीक है।
इसके बाद हम उज्ज्वल शब्द को इसे देखेंगे और इसे देखने के बाद फिर से आंख बंद करके दोहराएंगे कि उज्ज्वल कैसे लिखा हुआ है, और फिर रफ कॉपी पर हम लिख देंगे बिना देखे हुए कि उज्ज्वल। ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना कि जब आप लिखते जा रहे हो, अगर किसी शब्द को लिखने में आपका पेन अगर रुक रहा है या आपसे गलती होने की संभावना है तो कोई बात नहीं, आप लिखते जाना, आपने पूरा सेट कर देना है। ठीक है, पूरा सेट आपने कर दिया। अब उसके बाद आपको मिलान करना है कि कौन सा शब्द आपका सही रहा और कौन सा गलत रहा। तो जो शब्द आपका सही रहा वो तो ठीक है। मान लो जैसे कि आपने आशीर्वाद में गलती कर दी, तो आप पेंसिल लेके इसको ऐसे राउंड कर देना। ठीक है, इसी तरह से मान लो इसमें गलती की, बाकी ठीक था, हमने कवित्री में गलती कर दी, ये आ गया। तो जब इस तरह से आप लिखे रहेंगे और फिर दोबारा जब रिवीजन करने आएंगे तो बाकी शब्द तो आपके सही हो जा रहे हैं सारे, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको मान लो कि यहाँ 20 शब्द थे और उस 20 में से 5 शब्द आपके गलत हो गए पहली बार में, तो जो गलत हुए आपने उनको ऐसे राउंड किया और रफ कॉपी पे इनको 10 बार लिखा देखकर सही कि ये होता है, और 10 बार लिखने के बाद आपने उसको बिल्कुल सही करके आप आगे बढ़ गए। और फिर जब आप 1 महीने बाद फिर रिवीजन करने आएंगे उस पर, तो आपको सिर्फ इन 5 शब्दों का ही अभ्यास करना है, क्योंकि पहले तो आपके सही हो ही रहे। तो इस तरह से आप इनमें से छटनी कर सकते हैं, आपको पता चल जाए कौन कौन से शब्द, और जब दूसरी बार करेंगे तो ये 5 बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो एक अभ्यास रहेगा आपका कि आपको इस अभ्यास से इसे करना है। अब इसमें बताती हूँ आपको कि अभ्यास तो आप करेंगे ही, लेकिन आपको ये जानना है कि परीक्षक को ये पता है कि किस शब्द को आपको किस रूप में देना है। तो एक शब्द, कोई एक शब्द हमारा कई अलग अलग तरीके से प्रश्न के रूप में आता है। कैसे? उज्ज्वल शब्द एक तो वर्तनी में हमें मिल गया सबसे पहले कि उज्ज्वल की वर्तनी कैसी है। दूसरा प्रश्न आ जाएगा कि उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है। तो उज्ज्वल शब्द में हमारी वृद्धि संधि व्यंजन संधि होती है। अब व्यंजन संधि होती है तो कैसे? तो ये बनता है हमारा उत प्लस ज्वल से। अब जब हम संधि कर रहे हैं, जब आगे संधि करेंगे तो वहां हम इस शब्द को पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उत प्लस ज्वल से मिलकर ये शब्द बना है। अब इस त का मेल यदि ज से होता है तो दोनों आपस में मेल करते हैं, तो ये त ज में परिवर्तित हो जाता है। अब नीचे जो इसके हल लगा है इसका मतलब है आधा ज होना। ठीक है, अब ये शब्द हमारा यहाँ उतर गया और यहाँ पे जो टुकड़ा बचा ये उतर गया। अब इसको जोड़ के हमने लिख दिया। अब क्योंकि ये हल के साथ है तो ये आधा ज होगा और ये पूरा शब्द आ गया, और शब्द हमारा क्या बन गया? उज्ज्वल। और जिस दिन हमने इसको इस तरह से बना लिया, हमें हमेशा के लिए ये याद हो जाएगी। अब यहाँ हमें एक प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्न याद होते हैं। एक तो इसकी वर्तनी याद हो गई, दूसरा इसमें संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। तीसरा इसमें उपसर्ग कौन सा है? उत उपसर्ग लगा है इसमें। ठीक है, संस्कृत का उत उपसर्ग आता है, तो ये हमें भी पता चल गया। तो 3-4 प्रश्न हो गए। अब जब हम याद कर रहे हैं तो हमें 3-4 प्रश्न एक साथ याद हो जाते हैं, और इसी चीज को मैं कहती हूँ कि दिमाग चलाओ चाचा चौधरी से तेज। अब दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलेगा तभी आप इसका ऑपरेशन कर पाओगे। अब कहते हैं ना, वो आपने ऐड सुना होगा ना, आम जिंदगी और मेंटोस जिंदगी, है ना? तो मेंटोस जिंदगी आपको यहाँ देखनी है। आम जिंदगी क्या थी? केवल उज्ज्वल शब्द की वर्तनी। और मेंटोस जिंदगी क्या थी? 3 प्रश्न अभी किए हैं हमने यहाँ पर। शब्द आता है आशीर्वाद। हमें ये पता है आशीर्वाद की वर्तनी हमें ऐसे लिखनी है, लेकिन आशीर्वाद शब्द में भी हमारी संधि है। ये भी परीक्षा में प्रश्न आता है कि आशीर्वाद में संधि कौन सी है, या इसका संधि विच्छेद बताओ। तो हमको पता है ये शब्द मिलकर बना है 2 शब्दों से, आसीही प्लस वाद। वाद का मतलब होता है बातचीत या वचन, और आसी का मतलब होता है शुभ। तो आशीर्वाद का अर्थ क्या होता है? शुभ वचन। अब यहाँ पर ये विसर्ग किसी अंतस्थ व्यंजन से मेल करता है, तो ये विसर्ग किस में बदल जाता है? र में परिवर्तित हो जाता है। जब र में परिवर्तित हो जाता है तो ये र आधा है, तो ये इस व के ऊपर ही जाके जुड़ता है, और तभी हमारा शब्द क्या बनता है? आशीर्वाद। ठीक है, शब्द हमारा बनता है आशीर्वाद।
अब अक्सर हमारे छात्र जो इसमें गलती करते हैं ना, यहाँ पर र चढ़ाने की, वो क्या गलती करते हैं, उनके दिमाग में रहता है कि यहाँ पर आशी और र का उच्चारण आ रहा है तो इसी के ऊपर कर देते हैं। लेकिन इसके बारे में हमेशा ध्यान रखिए, इसे र का रेफ रूप कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, हम विस्तार से लिखेंगे इसके बारे में, इसमें प्रश्न आने लगे हैं आजकल हमारी परीक्षा में। तो ये जो र का रेफ रूप होता है, ये सदैव उस वर्ण के ऊपर लगा होता है जिससे ये आगे होता है। तो यानी जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो इस व के आगे इसका उच्चारण करेंगे, इसलिए ये आशीर्वाद होता है। अगर हमने यहाँ पे र लगाया तो ये आरसीवाद हो जाता है इसका उच्चारण, इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से शब्द अगला हमारा अनधिकार। अनधिकार का मतलब क्या होता है, जिस पर अधिकार न किया गया हो। इसमें गलती हमेशा ये आती है कि अनाधिकार लिखा होता है और अनाधिकार लिखे होने पे हम उसको गलत कर देते हैं, उसको शुद्ध करते हैं अनधिकार। लेकिन आपको पता होना चाहिए शब्द बना किससे है, क्या ये एक यौगिक शब्द है या रूढ़ शब्द है। तो ये एक यौगिक शब्द है क्योंकि इसमें अन उपसर्ग लगा है और शब्द क्या है, अधिकार। ठीक है, अब इस अधिकार शब्द में ये अन है तो अन के नीचे यानी न के नीचे हल है, यानी इसमें कोई स्वर नहीं है। अब इसमें कोई स्वर नहीं है तो यह बाद में जो ये स्वर आया है, ये स्वर इसको पूरा कर देता है और शब्द क्या हो जाता है, अन। अब न पूरा हो गया तो ये टुकड़ा इसके पीछे लग जाएगा और शब्द क्या हो गया, अनधिकार। अब हमें एक बात यहाँ पता चलती है कि अगर ये आ जाए कि अनधिकार में कौन सा उपसर्ग है तो हमें पता चल जाएगा अन। अब ये जो आपका अधिकार शब्द है इसमें भी उपसर्ग होता है, अधि प्लस कार। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न बना कि निम्न में से वह शब्द बताइए जिसमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो फिर हमारा शब्द और एक ऑप्शन में अनधिकार दे रखा था, तो अनधिकार में एक से अधिक उपसर्ग हो गए, एक हो गया अन और दूसरा हो गया अधिकार। तो जब हम इस चीज को, यानी जो ये शब्द हैं, जब हम इनको इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको वर्तनी या आपको जो शब्द हैं वो याद होंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से अगर मान लो आ जाए प्रश्न कि अधिकार का विलोम क्या होगा, तो आपको इसका विलोम भी मिल जाएगा, अनधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें कितने प्रश्न मिल रहे हैं, एक तो वर्तनी, फिर उसके बाद उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है ये पता चल रहा है, कितने उपसर्ग लगे हैं, और विलोम शब्द पता चल रहा है हमें। तो यहाँ जब हम इन शब्दों को देखेंगे, और मैंने आज आपको ये दृष्टिकोण दे दिया, अब ये ध्यान देना कि इस नजरिए से अब सारे शब्दों में अब विचार करना शुरू कर देना, तो आप पाएंगे कि हमारी परीक्षा में मात्र 400 से 500 शब्द ऐसे हैं जो इन सारी चीज़ों में बस घूमते रहते हैं। अब क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाते, अलग अलग पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से इतना लंबा चौड़ा है, याद नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार आपने इन पर दिमाग देना शुरू कर दिया तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे बनते हैं, वह स्त्री जो कविता करती है, एक शब्द में क्या कहेंगे, कवित्री। अब देखो दो टॉपिक को एक साथ कैसे पूछता है, तो कहा कि वह स्त्री जो कविता करती है के लिए एक शब्द की शुद्ध वर्तनी होगी। अब नीचे कवित्री 4 बार लिख के दे दिया, तो वर्तनी भी पूछ ली और साथ ही साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछ लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपसे जो प्रश्न वो पूछता है तो ऐसे प्रश्न पूछेगा, अब आपको उसके लिए तैयार होना है। तो ये आपकी वर्तनी जो मैंने आपको बताई, तो इस तरह से हो जाएगा। आपको याद करना है आज का आपका होमवर्क का मतलब ये इतना है, ये आपके लिए बस चलते फिरते का काम है कि जो ये पहला सेट हमारा दिया है यहाँ पर, अभ्यास सेट 1, इस अभ्यास सेट 1 का आपको इस तरह से अभ्यास करना है रफ कॉपी पर लिखकर। और एक बार जब आप कर लेंगे तो आराम से आपको सारे शब्द जो हैं वो आपके अपने हो जाएंगे। देखो ध्यान रखना, कोई भी चीज़ हमें तब तक डराती है जब तक हम उसका सामना नहीं करते, और जब हम उसका सामना करते हैं तो हमें वो चीज़ नहीं डराती। अब जैसे हम बात करेंगे पर्यायवाची की, तो देखो पर्यायवाची को कैसे याद कर सकते हैं। सारे पर्यायवाची को नहीं याद कर सकते, लेकिन कुछ को तो हम कर ही सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे सेट दिया है सेट 1, इसमें भी मैंने
इसीलिए आपको 4-5 के एक साथ दिए हैं ताकि आपको ये पता चले कि एक दिन में हमें कितना याद करना है, ठीक है। और याद रखना कि सारी किताबों में जितने शब्द दिए हैं वही शब्द हैं ये, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा दिया है, जो परीक्षा में आता है उसी को यहाँ पे है। सबसे पहला शब्द है हमारा पानी, तो मेरे साथ आप लोगों को उच्चारण करना है, ठीक है, बोलना है। अंबु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, अप, पात, अम्ब, आब, उदक, जीवन, सलिल। ये पानी के पर्यायवाची हैं और कोई भी शब्द ऐसा नहीं है इसमें जो आपको छोड़ना है, ठीक है, सारा याद करना है। अक्सर आपकी परीक्षा में पानी का पर्यायवाची जो आता है तो वो जीवन और सलिल इन दोनों शब्दों को बार बार रिपीट करता है पानी के पर्यायवाची में। पर बाकी जो शब्द हैं वो जो हमें याद रखने हैं वो याद रखने अगले पर्यायवाची के लिए। जैसे बादल है, अब इस बादल के पर्यायवाची को हम याद कर सकते हैं पानी के पर्यायवाची की मदद से। जैसे शब्द है इस बादल के अंदर हम यानी पानी के पर्यायवाची में अगर द या धर जोड़ देते हैं तो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे मेरे साथ उच्चारण करना, अम्बुद, जलद, नीरद, पयोद, वारिद, तोयद, अम्बुधर, धाराधर, जलधर, वारीधर, मेघ, अब्र, घन। अब देखो ध्यान देना, बादल में से जो आपका परीक्षा में विकल्प में अक्सर आते हैं ये दोनों शब्द आ जाते हैं, पर बीच में आपसे ये शब्द भी पूछे जाते हैं, यानी इनका मतलब हो गया पानी को द यानी धारण करने वाला, अर्थात क्या हो गया, बादल। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कमल। अब कमल का पर्यायवाची बनाने के लिए पानी के पर्यायवाची में अगर हम ज जोड़ दें तो ज का अर्थ होता है में जन्मा, तो जो पानी में जन्मा है वो क्या हो गया, कमल हो गया। तो देखो शब्द बन जाता है अंबुज, जलज, नीरज, पयोज, वारिज, तोयज, अब्ज, पंकज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्रस, नलिन, पुष्कर, राजीव, सतपत्र, सरसिज, सरोज, सरोरु। अब इतने सारे पर्यायवाची हो जाते हैं, तो इसमें आपको ये पता है कि लगभग कुछ पर्यायवाची तो आप पानी की मदद से ही याद कर सकते हैं, तो उन्हें तो रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता चल जाएगा अंत में ज लगा हुआ है, मतलब वो क्या हो जाएंगे, कमल हो जाएंगे। अब कुछ जो बच गए इनको आपको याद करना है, और आपकी परीक्षा में मैं ऐसा कोई शब्द आपको नहीं बता सकती कि जिसे मैं कहूँ कि इसे छोड़ देना, ये नहीं आएगा, वो कुछ भी आ सकता है। अगर डायरेक्ट कमल का पर्यायवाची नहीं पूछेगा तो विकल्प में रख देगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई शब्द, जैसे मान लो हमसे कहा कि समुद्र का पर्यायवाची बताना है, आप पूछ रहा है समुद्र का पर्यायवाची, और 3 विकल्प में उसने कमल के पर्यायवाची रख दिए, तो हमें अगर समुद्र का पर्यायवाची नहीं आता लेकिन हमको ये पता है कि इस शब्द का मतलब कमल है, तो हम उसका अर्थ निकाल के और जो हमें पूछा था उसे पता कर सकते हैं। तो इसलिए भी हमें याद रखना जरूरी होता है। अब जैसे अगला पॉइंट दिया है समुद्र। समुद्र जो शब्द दिया है इसमें हम पानी के पर्यायवाची में अगर धी और निधि शब्द जोड़ दें, ठीक है, धी और निधि, तो इसका मतलब होता है का भंडार, ठीक है। तो जो पानी का भंडार है तो वो क्या हो गया, समुद्र हो गया। तो शब्द मेरे साथ बोलो, अंबुधि, जलधि, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि, क्षीरनिधि, जलनिधि, पयोनिधि, रत्नाकर, वर्णालय, मकरालय, नदीस, सागर, सिंधु। अब देखो कुछ शब्दों को आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे शब्द है आपका वर्णालय, ये शब्द आपको दीर्घ संधि में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वरुण प्लस आल्य मतलब वरुण का रहने का स्थान। अब वरुण कौन है, पानी के देवता, तो पानी के देवता कहाँ रहेंगे, जहाँ पानी का भंडार है, मतलब समुद्र में। मकरालय, मकर प्लस आल्य, इसमें भी संधि है हमारी, दीर्घ संधि, यानी मकर यानी मछली के रहने का स्थान। अब नदी शब्द दिया है, इसमें भी संधि है हमारी, दीर्घ संधि, नदी प्लस ईश,
तो नदियों का जो स्वामी है, तो नदियों का स्वामी कौन हो गया? समुद्र हो गया। इस तरह से अब जैसे शब्द हमारे सामने दिए हैं तो हम शब्द को तोड़कर याद रखने की कोशिश करते हैं उसके अर्थ से। तो जब हम अर्थ से याद रखते हैं तो हमें हमेशा याद हो जाता है। अब जैसे शब्द है आपका रत्नाकर, दिया होता है कि रत्नाकर किसके लिए कहा गया है, तो शब्द आता है एक रत्नाकर और एक शब्द आता है रत्नगर्भा, दो शब्द आ जाते हैं। अब देखो हम जब याद करते हैं तो पर्यायवाची हम शब्दों के आगे वाले हिस्से पर ही फोकस करते हुए याद करते हैं। तो यहाँ पे अगर आ गया रत्नगर्भा और रत्नाकर तो हमारे दिमाग में यहाँ उलझन हो सकती है कि समुद्र का कौन सा था इनमें पर्यायवाची, तो हम इनके अर्थ से याद रखते हैं। रत्नाकर, कर माने करने वाला, रत्न मतलब रत्नों को, तो रत्नों को बनाने वाला है। तो रत्न कहाँ बनते हैं? समुद्र में बनते हैं। अब समुद्र में कैसे बनते हैं? समुद्र में सीपी होता है, सीपी के अंदर रत्न बनते हैं, तो यानी समुद्र में बन गए रत्न, तो इसलिए रत्नाकर का मतलब समुद्र हो गया। अब रत्न गर्भा जैसे दिया है तो गर्भा मतलब गर्भ। अब गर्भ किसके पास है? तो पृथ्वी यानी स्त्री के पास होता है। अब पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग में आता है। तो यानी जिसके गर्भ में क्या है? रत्न है। तो जैसे कोयले की खान में हीरा होता है, ठीक है, तो वो हो जाता है कि भाई उसके गर्भ में रत्न मिला, तो यानी ये रत्न गर्भा किसका पर्यायवाची हो गया? पृथ्वी का। और रत्नाकर किसका हो गया? समुद्र का। ऐसे ही आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं फिर, तो जब आप इनको याद कर लेते हैं, अब जैसे मान लो मैंने अर्थ बता दिया, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको दोबारा रटने की आवश्यकता नहीं है। अर्थ आपके समझ में आ गया, पता चल गया, तो शब्द आपको याद हो गया। हाँ, मैं आपको सारे सेट करवाऊंगी धीरे धीरे, फिर आपको उसके बाद आपको अपने स्तर पर याद करना है, ठीक है, तो ये मैं कराऊंगी ठीक है। अब आ गया शब्द, आ गया आपका अगला इंद्र, तो मेरे साथ बोलना है मघवा, बोलो मघवा, मेघराज, वज्रधर, वज्री, विडोजा, पुरंदर, पुरुहूत, सचिपति, सहस्राक्ष, अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर। अब देखो देवता इंद्र के पर्यायवाची बनाने के लिए देव के पर्याय में पति, इंद्र, ईश, ईश्वर जोड़ दिया तो इंद्र के पर्यायवाची बन गए, या सची के पर्यायवाची में पति का पर्यायवाची अगर जोड़ देते हैं तो इंद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। सची कौन है? इंद्र की पत्नी है, ठीक है। तो इस तरह से अब वो कहीं पे भी लिखा जाए, मान लो शब्द आ गया जैसे सचीपति लिखा हुआ है या सची वल्लभ आ गया, तो आप समझ जाएंगे कि सची का पति यानी इंद्र की बात हो रही है, तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। अगला है गणेश, हेरंब, एकदंत, वक्रतुंड, विनायक, सिद्धि विनायक, लंबोदर, उमासुत, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुत। तो देखो गणेश का पर्यायवाची बनाने के लिए पार्वती के पर्यायवाची में यदि पुत्र का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो गणेश का पर्यायवाची बन जाता है। अब इसी के साथ जैसे यहाँ पर दिया कि हमने देखा कि पुत्र का पर्यायवाची जोड़ देते हैं, तो इसीलिए पुत्र का पर्यायवाची दे दिया है साथ में। तो शब्द में यह है कि पुत्र का पर्यायवाची ऐसे भी महत्वपूर्ण है और फिर गणेश का पर्यायवाची महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप साथ के साथ इन्हें याद कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं अगला शब्द दिया है गंगा। अब गंगा का पर्यायवाची जब हम याद करेंगे तो हमें पता चलता है कि अगर हम देव, स्वर्ग और सुर, यानी देव, सुर और देव का मतलब एक ही है, देव के पर्यायवाची में और स्वर्ग के पर्यायवाची में यदि हम नदी का पर्यायवाची मिला देते हैं तो गंगा का पर्यायवाची बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर नदी का पर्यायवाची भी साथ में दे दिया, और नदी का पर्यायवाची ऐसे भी महत्वपूर्ण होता है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर होता है। तो इस तरह से हम इनको याद करते हुए चलेंगे, ये हमारी शब्दावली का हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि हम इसे इस तरह से पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि जो हमें शुरुआत करनी है। तो शुरुआत में हमें पढ़ना क्या है? सामान्य हिंदी, ठीक है। अब सामान्य हिंदी क्या है बताइए? सामान्य हिंदी है क्या? एक भाषा,
ठीक है, क्या है? एक भाषा। यानी ये भाषा है, तो इस भाषा में, इस भाषा को समझना है हमें। तो जब किसी भाषा को अगर हम समझते हैं तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी भाषा को समझने के लिए या सीखने के लिए हमें उसके व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे। अब जब हम बात करेंगे हिंदी के व्याकरण की, तो हमें इसके कितने अंग होते हैं अगर हम बात करें व्याकरण के, या भाग कहें या पार्ट कहें, तो ये 4 पार्ट आते हैं। यानी व्याकरण को पढ़ने के लिए हम 4 अध्याय लेते हैं या 4 भागों में इसका हिस्सा करते हैं। पहला आता है वर्ण विचार। शब्द आता है हमारा वर्ण विचार, या इसे वर्ण विभाग भी कह देते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसे विभाग कहते हैं, कुछ लोग इसे विचार कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि व्याकरण का वो हिस्सा जिस हिस्से में वर्णमाला के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, उस हिस्से को क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार का मतलब क्या हो गया? तो शब्द विचार का मतलब हो गया कि व्याकरण का वो हिस्सा जिसमें हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। यानी इसमें आ जाएगा शब्द निर्माण। अब शब्द निर्माण में क्या आ जाता है? जैसे हम संधि पढ़ते हैं, ठीक है, उपसर्ग पढ़ते हैं, प्रत्यय पढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा आता है पद विचार। अब पद विचार का मतलब क्या होता है कि शब्द तो हमने बना लिए, अब इन शब्दों को हम वाक्य में पिरोते हैं, और जब हम इन शब्दों को वाक्य में पिरोते हैं तो ये शब्द शब्द न रहकर पद कहलाते हैं। और जिस हिस्से में हम पद के बारे में पढ़ते हैं वो हमारा व्याकरण का पद विचार कहलाता है। अब इसमें हमें पद के बारे में क्या पढ़ना है? तो जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हमारा आ जाता है। और इसके बाद आता है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में जब हम वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनाया जाता है, इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? वाक्य विचार हो जाता है। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे वर्ण विचार से। ठीक है, तो वर्ण विचार हमारा क्या होता है हम इसी को देखेंगे। वर्ण विचार, आपने बचपन से इन सारी चीज़ों को पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है। मैं बस आपको थोड़ा सा हल्का हल्का चीज़ें यहाँ पे याद कराने आ रही हूँ। जैसे बताइए कि वर्ण शब्द जो है, इससे आप क्या समझते हो? क्या समझ में आता है आपको कि वर्ण क्या होता है, या किसी को परिभाषा भी पता है तो बताओ। डरो मत, ऐसे मत बैठो कि जैसे दुनिया जहान का सारा कष्ट आप ही के सर पे आके बैठा है ना। रिलैक्स। किसे कहते हैं वर्ण? ध्वनि को, छोटी से छोटी ध्वनि को। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि का है वर्ण का? वर्ण का। तो इसे अक्षर नहीं कह सकते। हाँ, वर्ण को अक्षर नहीं कह सकते। आप कह सकते हो कि वर्ण का मौखिक रूप है ध्वनि। तो देखो, चलो आपके दिमाग में मेरा पूछने का उद्देश्य क्या है? पूछने का उद्देश्य ये है कि मैंने अभी आपको कहा ना कि क्लास में आपकी जितनी भागीदारी होगी उतना ही आपको सफलता मिलेगी। आप बैठे हो, अब किसी का दिमाग कहाँ जा रहा है, किसी का कहाँ जा रहा है, कोई तो अभी घड़ी देख रहा होगा कितनी देर और पढ़ाएंगे, है ना, ये वाली चीज़ है। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको 1.5 घंटे पढ़ाऊंगी, 24 घंटे में आपको 1.5 घंटा चाहिए। तो वो क्यों मैंने आपसे कहा है? इसलिए कि मैं यहाँ जो पढ़ा रही हूँ आपको याद भी यहीं करना है, घर जाके याद नहीं करना। अब ये घर जाके तो दूसरे सब्जेक्टों पे काम करना है, हिंदी पे काम करेंगे। तो आपने जैसे मान लो वर्ण के बारे में अगर परिभाषा पढ़ी होगी, तो आज तक वर्ण की परिभाषा पढ़ी है जिसका खंडन ना किया जा सके, जो और ना टूट सके। कभी अपने दिमाग में सोचा है कि क्या होता है खंडन होना, क्या होता है टूटना? कभी सोचा है?
नहीं मैम, बस हमने तो ऐसे पढ़ लिया। एक बार बताओ, जिसका खंडन ना हो सके हमने दिमाग में रट लिया, जिसको तोड़ा ना जा सके वही वर्ण होता है। हमें इस बात से लेना देना नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ इस बात का मतलब क्या है। जब तक आपको इस बात का मतलब नहीं पता चलेगा ना, तो आपको आगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी नहीं पता चलेगा। जैसे मान लो कि हमने कोई भी शब्द लिया, जैसे शब्द है हमारे पास सत्य। अब ये जो सत्य शब्द है इसे हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। किस टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? हम इसको स, त और य इन टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो इसमें हमारा य और स ये ही हमारा क्या है? अक्षर है। क्यों? क्योंकि अभी हम इन्हें भी और टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो और किसने इसको और कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? तो इसको स में तोड़ सकते हैं, यहाँ आ गया अ, ये त हमारे साथ आ ही गया, ये य और इसके साथ आ गया अ। तो अब हम इसे तोड़ सकते हैं, तो ये हो गया हमारा वर्ण। अब क्या आप इन वर्णों को और टुकड़ों में तोड़ सकते हो? तो हम इन्हें और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। तो यही आकर हमारे वर्ण की परिभाषा बनती है कि जिसे और टुकड़ों में तोड़ा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब जब ये वर्ण आपस में मिलकर ही क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो अब यहाँ पर हमको ये बात पता चली कि ये स, ये अ, ये त, ये य और ये अ, ये हमारे क्या हैं? वर्ण। अब आप यहाँ एक चीज देख रहे होंगे, इसके नीचे ये डंडा लगा है लेकिन इसके नीचे कोई डंडा नहीं, इसके नीचे भी डंडा है, इसके नीचे भी, लेकिन इसके नीचे कोई डंडा नहीं। तो अब दिमाग में एकदम से ये सवाल आएगा कि वर्ण आखिर होते कैसे हैं? कभी डंडा लग रहा है, कभी नहीं लग रहा। तो किसी में डंडा लग रहा है, किसी में नहीं लग रहा, तो ये क्या है? फिर सवाल उठेगा, फिर ये क्या है? तो ये हमारे वर्णों के प्रकार हैं। अब वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो आपको पता चल गया कि वर्ण की जो परिभाषा कहती है कि उसे और शब्दों में नहीं तोड़ा जा सकता, तो यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे ध्वनि। तो ये है वर्ण। तो ध्वनि का मौखिक रूप, वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। हमने बोला स, तो जो स हमने उच्चारण किया ये है ध्वनि। तो हमने जब इसे मुख से बोला तब ये क्या है? ध्वनि। और जब हमने इसको ऐसे लिख दिया तो ये क्या है? वर्ण, ठीक है। तो लिखित रूप हो गया वर्ण ध्वनि का, और ध्वनि मौखिक रूप हो गई वर्ण का। तो इस तरह से ये आपकी परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि ध्वनि का लिखित रूप क्या है या वर्ण का मौखिक रूप क्या है। तो अब आपको ये बात समझ में आई। तो हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि जो वर्ण है हमारे, उनको हम और नहीं तोड़ सकते। तो यही हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी, ठीक है। ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब देखो एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जब मैं यहाँ पे ये बातें लिखवा रही हूँ ना, तो इन्हें आप अपने हिसाब से लिख लो। ये नहीं है कि आप यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दो कि बाद में मैम लिखवाएंगी। ये आपको नोट करना है अपने आप, ये लिखा हुआ नहीं कहीं पे भी जो हम लिख रहे हैं, छोटी इकाई या बड़ी इकाई, इस तरह से। तो जो वर्ण है, ये वर्ण हमारे दो प्रकार के, कौन कौन से? अरे पता है आपको, डरो मत। स्वर और व्यंजन। स्वर की परिभाषा क्या कहती है? स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है। और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो फिर मेरा वही सवाल, आपने प्रैक्टिकल किया या फिर आपने मान लिया कि जो कह दिया वही मान लिया? मान लिया ना। ऐसे मत मानो, कोई अगर उल्टा कहने लग जाए तो जब ऐसे ही मान लेते हैं ना किसी की सुनी सुनाई बातों पे, तो वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है। अनपढ़ लोग मानते हैं सुनी सुनाई बातों पे। पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? उसकी तहकीकात करते हैं, उसकी गहराई तक जाते हैं, कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। तो क्योंकि हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा, इसकी लिपि है देवनागरी, ठीक है। तो देवनागरी लिपि के बारे में हम बात करते हैं। अब देवनागरी लिपि की पहली विशेषता आती है कि यह एक वैज्ञानिक लिपि है, और वैज्ञानिक लिपि में यानी वैज्ञानिक शब्द में विज्ञान शब्द जुड़ा होता है,
विज्ञान का मतलब होता है जो सिद्ध होता हो, ठीक है। विज्ञान क्या होता है? सिद्ध करता है। तो जब ये वैज्ञानिक लिपि है तो भाई सिद्ध भी होता होगा। तो यहाँ पे शब्द दिया है कि स्वर जिनका उच्चारण अपने आप हो जाता है, तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले ए, आ, ई या ए, ऑय। कितने हैं स्वर हमारे? 11 स्वर होते हैं, ठीक है। अब जब हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन यहाँ पे लिखा हमने क, ख, ग, आगे आ जाएंगे और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इनका, इसकी परिभाषा ने कहा कि स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारण करके देख लीजिए, ए, आ, ई, ए, आय, तो उच्चारण हो गया, कोई दिक्कत नहीं। व्यंजन कहता है कि इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो इसका उच्चारण करिए। ये क्या है? क, ये ख, ये ग। तो ये जो आप कै, खे, गे बोल रहे हैं और ये क, ख, ग जो बोल रहे हैं, तो इसमें आपको अंत में जो ये ए और आ की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसको नहीं बोलना है, ठीक है। इसको नहीं बोलना। अब बोलो इसका उच्चारण, बोलो। नहीं हो रहा? क, जल्दी से, कु, नहीं हो पा रहा ना? आपको पता है इसका उच्चारण क्या है, लेकिन जब ये शर्त आ गई कि आपको अंत में अ, ए, ई, उ यानी जितने भी स्वर हैं ये नहीं लगाने, तो अब आप इसका उच्चारण नहीं कर पा रहे। चलो मैं आपसे कहती हूं कि ई की मदद से करो। तो की, खी, गी, अब उच्चारण कर पा रहे हो? अगर मैं कहूं कि ए की मदद से करो तो के, खे, गे, कर पा रहे हो, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि आ की मदद से करो तो का, खा, गा, आ रहा है उच्चारण। तो इसने जो हमारी परिभाषा कही है कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, सही है। अब मान लो, है ना, प्रैक्टिकल कर लिया कि यानी इसने जो कहा वो सही था। अब ये जो मैंने आपको बात बताई है इसलिए बताई है ताकि आपको ये बात समझ में आए कि आखिर इन वर्णों के नीचे हमने हल क्यों लगा रखा है। जब हम किसी वर्ण के नीचे, यानी ये जो हमारा क है, इसके नीचे हमने ये हल लगाया, तो ये अब अपने वास्तविक रूप में है। इसका वास्तविक रूप का मतलब क्या है? ये शुद्ध व्यंजन है, ठीक है। शुद्ध व्यंजन का मतलब क्या होता है? जिसके साथ स्वर नहीं आया है। अब लेकिन इसका उच्चारण संभव नहीं है, तो इसका उच्चारण करने के लिए हम इसके अंदर एक मात्रा लगा देते हैं अ, यानी हल हटा दिया तो ये क्या हो गया? क। अब इसका उच्चारण संभव है। तो जब इसका उच्चारण संभव है तो इसके अंदर दो वर्ण हैं हमारे, कौन कौन से? एक व्यंजन और एक स्वर। ये दोनों मिलकर ही ये क बना है। तो इस क को ही हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। इसको ही हम क्या कहेंगे? अक्षर। ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कुछ किताबें आपको इस तरह से बोल सकती हैं या कुछ लोग आपको ऐसा बता सकते हैं कि अक्षर वर्ण ही होता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अक्षर का टुकड़ा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि ये जो हमारा शब्द है अक्षर, आखिर इसका अर्थ क्या होता है? अक्षर का मतलब क्या होता है? ये एक अनेकार्थक शब्द है। अक्षर का मतलब होता है आत्मा, अक्षर का मतलब होता है ईश्वर, अक्षर का मतलब होता है जो कभी ना कभी नष्ट होगा। नष्ट होगा? अरे नष्ट नहीं होगा, दिमाग कहाँ है आपके? यूं करें अक्षर का मतलब जो कहीं ना कहीं नष्ट, जो कभी ना कभी नष्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें ये बना है क्षर से। क्षर का मतलब ही होता है नष्ट होना, यानी वो चीज जो कभी ना कभी नष्ट होगी। और इसमें हमने ये अ लगा दिया, अ माने नहीं, तो क्या बन गया? जो कभी भी नष्ट नहीं होगा वो क्या होता है? अक्षर, ठीक है, उसे कहलाते हैं। अब ये जो आपका यहाँ पर अक्षर है, इस अक्षर से उस अक्षर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो अक्षर है
इसका अर्थ है जब वह वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण हो सके, ठीक है। तो इसका उच्चारण तो हो ही नहीं पा रहा। अब इसका उच्चारण कब हो रहा है? जब इसके साथ स्वर लग जा रहा है। तो इसकी परिभाषा कहते हैं कि अक्षर वे होते हैं जिन्हें एक आघात में उच्चारित किया जा सकता है। तो एक आघात का मतलब क्या होता है? सांस में, ठीक है, एक सांस में। तो हम जब इनके नीचे स्वर लगा देते हैं तो इनका उच्चारण कर पाते हैं हम, क ख ग घ। तो आपको ये बात समझनी है कि अक्षर वो होता है, वो व्यंजन होता है जिस व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा होता है। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। तो जब हम देखेंगे कोई शब्द कैसे बनेगा, वर्ण मिलकर अक्षर बनाएंगे और अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने शब्द लिया, जैसे शब्द था राजा, तो राजा के लिए र आ ज आ, ये क्या है? हमारे वर्ण हैं। ये वर्ण मिलकर यानी ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? ज। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? र। और फिर ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? राजा। ये शब्द बनेगा। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? तो जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, अच्छा ये अब आप मुझे अपने दिमाग से बताइए सोच के, जो छोटे बच्चों को वर्ण पढ़ाया जाता है, वर्णमाला, आप उन्हें वर्ण पढ़ाते हैं या अक्षर पढ़ाते हैं? अक्षर पढ़ाते हैं। हम छोटे बच्चों को वर्ण नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि अगर हम उन्हें वर्ण पढ़ाएंगे तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। हम छोटे बच्चों को अक्षर पढ़ाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर छोटे बच्चों की किताब पे लिखा होता है अक्षर ज्ञान। आप ये पढ़ाते हो। जब बच्चे को मान लो राजा शब्द का उच्चारण करना आप सिखाओगे तो आप ये नहीं कहोगे कि र आ ज आ, ऐसे नहीं। आप क्या बोलते हो? रा जा। या आप मान लो राजकुमार पढ़ा रहे हो तो रा ज कु मा र, आप इस तरह से टुकड़ों में पढ़ाते हो। तो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम अक्षर में पढ़ाते हैं उन्हें। बात समझ में आ गई ना? तो आज की क्लास तो मैं अभी इतने यहीं तक ही करूँगी। कल हमारी क्लास इसके आगे बिल्कुल शुरू हो जाएगी, क्योंकि वर्णमाला की क्लास हमारी कल से शुरू होगी। तो यहाँ मैंने आपको छोटी चीज़ें बताई हैं। अब देखो, आपका ये प्रश्न हो सकता है कि मैम अभी जो आपने पढ़ाया इनमें से हमारी परीक्षाओं में क्या प्रश्न आ सकता है? तो इनमें से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाएगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। परिभाषा आ सकती है कि स्वर की परिभाषा क्या है, व्यंजन की परिभाषा क्या है, वर्ण मौखिक, वर्ण का मौखिक रूप क्या है या ध्वनि का लिखित रूप क्या है, ये पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि, इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आज की क्लास में जो हमने पढ़ा उससे हमारे इस तरह के प्रश्न बनेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक। चलो।